चलें जी, तो आज का हमारा जी फोर्थ लेक्चर है अबाउट द नैरेटिव राइटिंग। तो पहले आप लोग नैरेटिव राइटिंग की एक छोटी सी डेफिनेशन ले लें कि नैरेटिव राइटिंग जो है वो क्या है। ये एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जो रिलाय करता है स्टोरी टेलिंग के ऊपर। स्टोरी टेलिंग जिसमें आप अपनी गुफ्तगू अगले बंदे को, अपनी जो डिस्कशन है, अगले बंदे को आप अपनी जो बात है वो किसके थ्रू बताते हैं? स्टोरी टेलिंग के थ्रू बताते हैं। और ये स्टोरी जो है ये दोनों तरह की हो सकती है, ये फिक्शनल भी हो सकती है और ये नॉन फिक्शनल भी हो सकती है। अगर आप इतने अच्छे राइटर हैं तो आप अपने पास से भी एक कहानी इन्वेंट कर सकते हैं, और अगर आप इतने अच्छे राइटर नहीं हैं तो फिर कभी ना कभी आपने कोई ना कोई कहानी पढ़ी होती है, तो फिर आप उस कहानी को आगे लेकर चलने की सलाहियत रखनी चाहिए आपको, और आपको उसके थ्रू अपनी बात करनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए जी अब आगे इसको थोड़ा लेकर चलते हैं। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं वो लिख लें जी। जी एसेंशियल्स ऑफ एसेंशियल्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है इस पर मैं दोबारा आता हूं। एसेंशियल्स ऑफ या एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग। पहली चीज प्लॉट। जी प्लॉट। दूसरी चीज सेटिंग। तीसरी चीज करेक्टर्स। और चौथी चीज थीम। थीम और ये सबसे अहम हिस्सा है, थीम या प्लॉट। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं सेटिंग और करेक्टर्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको आप क्या करते हो, यूज करते हो। दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स। और ये जो प्लॉट या थीम है ये क्या है? ये आपका गोल है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। यानी कि आपने मुख्तलिफ किरदारों को इस्तेमाल करने, स्टोरी टेलिंग है ना, तो मुख्तलिफ किरदारों को इस्तेमाल करने और उन किरदारों के दरमियान आपने क्या करानी है? बाय सेटिंग वी मीन कि उनके दरमियान एक क्या होनी चाहिए, एक रब्त होना चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बात को समझने के लिए हम वापस आते हैं कि नैरेटिव राइटिंग होती क्या है। तो उसका एक मैंने बताया कि नैरेटिव राइटिंग कौन सी राइटिंग होती है, स्टोरी टेलिंग होती है। दूसरा लिख लीजिएगा, स्टोरी टेलिंग के साथ साथ हम इसके थ्रू रिलेट करने की कोशिश करते हैं एक सीरीज ऑफ इवेंट्स को, सीरीज ऑफ इवेंट्स। और प्लीज इसको बार बार इसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज आएगी हमारे सामने। सीरीज ऑफ इवेंट्स को, तो नैरेटिव राइटिंग इज टू रिलेट द सीरीज ऑफ इवेंट्स। और तीसरी चीज जो कि इसके साथ ही जुड़ी हुई है, अच्छी चीज ये है कि आप उन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बयान कीजिए, ताकि जो पढ़ने वाला है, रिमेंबर द थ्री वर्ड्स, क्लैरिटी, रेलेवेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपके पैराग्राफ, आपका राइटअप उन तीन असूलों पर पूरा नहीं उतर रहा, तो चाहे आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हो, चाहे आप आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हो, चाहे आप नरेशन कर रहे हो, अगर उसमें एम्बिगुइटी है, अगर उसमें मैसेज क्लियर नहीं है, तो फिर यू आर इन ट्रबल। क्लियर हो गई बात? तो ये असूल जो है, ये मैंने आपको जस्टिफाई किया कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखना ही क्यों बेहतर होता है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसको जो है वो आपकी बात मुकम्मल तौर पर क्या हो सके, समझ में आ सके, बजाय कि वो बेचारा 1935 के बारे में पढ़े, फिर वो 1970 के बारे में पढ़े, फिर वो वापस 1815 पे चला जाए। तो इस तरह वो जो है ना बेचारा दायरों में घूमता रहेगा। तो दायरों में हमने उसको नहीं घुमाना, सीधा सीधा उसको बात हमने समझानी।
जी, अब दोबारा से एक दफा असेस कर लेते हैं कि नैरेटिव राइटिंग किसको कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अपना डिस्कोर्स विच ऑफन is involves the storytelling which relates series of events in a chronological order। ठीक है, बार बार इसको ध्यान में पढ़ लीजिए। और जितने बच्चे जो करंट अफेयर्स को जानते हैं, हर वो स्टूडेंट जिसने कभी पाकिस्तान अफेयर्स का हिस्ट्री से सवाल किया है, ठीक है, तो उनको अभी, और जिन बच्चों ने कभी कोई भी ऐसी चीज जो की है जो सीएसएस के अंदर इन्वॉल्व है, उनको आज पता चलेगा कि वो सवाल करंट अफेयर्स के, वो सवाल पाक अफेयर्स के जो हम हिस्ट्री से करते हैं, चाहे करंट अफेयर है या पाक अफेयर है, उनको करने का सबसे खूबसूरत और बेहतरीन तरीका है ही क्या? नैरेटिव राइटिंग है। ये जो मैं बार बार फोकस करा रहा हूं ना, सीरीज ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग देम इनटू अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे सवालों के जवाब, आर्ग्यूमेंटेशन तो इन्वॉल्व होती है बाजुकात, बट बाजुकात उसमें आर्ग्यूमेंटेशन की बजाय अगर आप नैरेटिव राइटिंग करो तो वो ज्यादा आसान है और बहुत मजेदार चीज हो जाती है। अब अगली दो चीजों, अब आए समझ आ गई जी। तो इन चीजों को अचीव करने के लिए हमने क्या करने, करेक्टर या तो खुद से बना लेने हैं, यानी कि फिक्शनल, या वो रियल लाइफ में वो करेक्टर्स होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन फिक्शनल। और उनके दरमियान जो गुफ्तगू है, उनके दरमियान जो डिस्कशन है, उसको ऐसे जोड़ना है कि क्या हो, उस सारी डिस्कशन का, उस सारी स्टोरी टेलिंग का, उस सारी रिलेशन ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स का, या उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर से जोड़ने से क्या एंड पे कंक्लूजन क्या निकले कि उस सारी डिस्कशन का कोई ना कोई डोमिनेंट थीम या प्लॉट वो खुल के वाजे तौर पर क्लैरिटी के साथ वो पढ़ने वाले के सामने आ जाए। याद रखिएगा, मैंने पहले दिन भी कहा था कि बात सेम है, बात कोई एक सेम है, लेकिन उसको बोलने के, डिस्क्राइब करने के, बयान करने के क्या हैं, तरीके मुख्तलिफ। तो ये भी एक तरीका है कि आप अपना पैराग्राफ ऐसे लिखें कि एक स्टोरी की शक्ल में लेके आए, लेकिन जब वो स्टोरी कंक्लूड हो, ठीक है ना, स्टोरी कंक्लूड हो तो एंड पे पता ये ना लगे कि आपने सिर्फ स्टोरी लिख दी है। स्टोरी के एंड पे क्या आ जाए, कोई ना कोई थीम या उसका जो प्लॉट है वो वाजे होके सामने आ जाए। मूवीज देखते हो आप, ड्रामास देखते हो, सीजन देखते हो, तो एक तरफ ये चल रहा होता है कि अकरम ने असलम को मार दिया, अकरम और बुशरा प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने असलम को क्या करना है, मारना है, लेकिन लार्जर ग्रैंड स्कीम में उसके अंदर क्या चल रहा होता है, कोई ना कोई कहानी, प्लॉट, कोई थीम जो है वो चल रहा होता है। तो आपका जो ऐसे है, ऐसे का कोई पैराग्राफ है, या आपका कोई 20 मार्क्स का क्या है, क्वेश्चन है, तो इज इट पॉसिबल कि किसी ऐसे का कोई थीम ना हो? इम्पॉसिबल है ना। किसी पैराग्राफ का कोई थीम ना हो, या किसी भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन का कोई थीम ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल। बस अब तरीका क्या है, उसी थीम को, जिस तरह आपने आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में सीखा कि आपने उसको प्रूफ करना है थ्रू द टेक्निक ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन, बिल्कुल इसी तरह अब भी आपने आना किस पर है, उसी थीम पर है, लेकिन अब आपने आना किस मेथड के थ्रू है, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आना है। अब आपने जो है वो किरदार तख्लीक करने और उनके थ्रू आपने अपनी क्या करनी है, बात करनी है। क्लियर होगी बात? आपको छोटा सा एक प्रैंक नुमा एग्जाम्पल देने लगा हूं। आप 7वीं 8वीं क्लास सारे लोग पास करके आए हैं, तो इंग्लिश की एक किताब हुआ करती थी जिसमें कहानी होती थी, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो है, ही यूज्ड टू गो हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। मजे की बात पता है क्या है, वो नैरेटिव राइटिंग है। सबसे आसान तरीन एग्जाम्पल अगर मुझसे आप पूछते हैं कि सर जी मुझे नहीं पता व्हाट इज नैरेटिव राइटिंग, तो फिर मैं आपको स्कूल में लेके चला गया। अब स्कूल के पीछे क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता।
तो स्कूल से स्टार्ट कर लीजिए, तो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम? वंस अपॉन अ टाइम। और आपने एंड पे फिर ये भी देखा होगा कि एक मॉरल भी निकलता था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, जनाब कोई भी मॉरल निकल सकता था। वो मॉरल क्या होता था? उस स्टोरी का थीम होता था। कौवा उसका एक किरदार है, ठीक है, वो निकला है, पानी पी रहा है, फिर वो ये कर रहा है, फिर वो ये कर रहा है, फिर वो ये कर रहा है। तो ये उसकी क्या होती थी? क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट होती थी कि चीजें जब्त और राब्ते से क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं पहले आपको डॉन से, न्यूज से, या किसी भी और इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़पेपर से अगली एग्जांपल देने लगा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये तो हम 1000 दफा इस जो क्या कहते हैं नैरेटिव स्टाइल है, इसको तो मैंने बड़े बड़े नॉवेल्स में भी पढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी स्टोरीज में भी पढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जगहों पर पढ़ा हुआ है जी। एक दफा नहीं, रोज डेली न्यूज़पेपर में एक तरीका यूज होता है जिसको हम नरेशन बोलते हैं। वो कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, आपने रिलेट कर लेना है कि अगर आपने कभी भी कोई खबर, कोई पैराग्राफ, कोई ऑपेड, कोई भी एडिटोरियल, कोई कॉलम पढ़ा हो, तो आपको फौरन याद आ जाना चाहिए। मसलन मैंने एक जगह पर पढ़ा है जी, मैंने एक जगह पर पढ़ा है, एक राइटर था, वो अफगान वॉर को क्या कर रहा था, बयान कर रहा था कि अफगान वॉर में एट्रोसिटीज क्या क्या हुई हैं, अफगान वॉर में क्या क्या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। तो हमारे यहाँ 90% स्टूडेंट इस तरह की चीज को, जो नैरेटिव राइटिंग को नहीं जानते होते, वो कहां से स्टार्ट लेते हैं कि अफगान वार अमेरिका ने स्टार्ट की, अफगान वार में ये हो गया, अफगान वार में ये हो गया। आपने उसको स्टार्ट कैसे लेना है, या नैरेटिव राइटिंग जो है वो कैसे उसको स्टार्ट लेती है। ठीक है, तो उसका मैं थोड़ा आगाज करने लगा, पिच करता हूं, आपको समझ आएगी। वो कहता है, राइटर लिख रहा है कि 9 years old girl sitting in front of her demolished home and the graves of his dead parents and his siblings in the streets of Kandahar, thinking how I am going to grow, what is my future, what has happened to my homeland, what has happened to my toys, what has happened to my friends, what has happened to my garden, what has happened to my country। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये क्या है? ये नरेशन है। ये क्या है? नरेशन। इंग्लिश ऐसे में आप बैठे होंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि उसमें हम फर्स्ट पर्सन को यूज नहीं करते। ऐसे डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द फर्स्ट पर्सन। तो आप क्या करिए, आप कहते हैं कि 25 मई का डॉन जब ओपन होता है तो सामने देयर इज अ पिक्चर ऑफ एन ओल्ड मैन, ठीक है, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ग्रेव ऑफ हिज यंग सन, आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग दिस वॉर शैल सस्टेन, हाउ लॉन्ग शैल दिस वॉर बी लास्टिंग और शैल लास्ट। और साथ ही आप अपना जो प्लॉट है, जो थीम है, वो क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात? मैंने एक नॉवल जो है वो सिलेक्ट किया है, उस नॉवल का नाम है द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर, मे भी किसी ने पढ़ा भी हो। उस वाइट टाइगर जो नॉवल है, उसमें से एक जो क्या कहते हैं, एक पैराग्राफ वो मैं पढ़ने लगा हूं, और इस पैराग्राफ को हम कहते हैं नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव राइटिंग। अब ये गौर से सुनिएगा, क्या ये तमाम इन चीजों पर, डेफिनेशंस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता? फिर मैं आपको लेके जाऊंगा सीएसएस के क्वेश्चंस पर, कि कौन कौन से सवाल हैं या थे जिनको आप किससे करते, नैरेटिव राइटिंग से करते, तो आपके बेपनाह नंबर आते, आपको बाकी बच्चों पर थोड़ी डिफरेंस हासिल होता। ठीक है, ये पैराग्राफ सुनिएगा जी, लिखने की जरूरत नहीं है, काफी लंबा पैराग्राफ है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे ना, तो फिर ये काफी ज्यादा हमारी सहूलत हो जाएगी। वो कहता जी कि वन डे as I was driving my ex-employer's
Mr. Ashok and Pinky madam in their Honda City car. Mr. Ashok put a hand on my shoulder and said, pull over to the side. Pull over to the side. Full stop. Following this command, he leaned forward so close that I could smell his aftershave. It was delicious fruit-like smell. It was delicious fruit-like smell that day, and said politely as ever, Belbram, I have few questions to ask you. All right, I have few questions to ask you. All right, अब मैं आपको बताऊं कि ये वाली जो राइटिंग है ना, ये CSS में क्यों नहीं करवाई जाती और क्यों नहीं करते, क्यों नहीं की जाती और क्यों नहीं, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स सेल्फ राइटिंग. इट इन्वॉल्व्स सेल्फ राइटिंग. आप में से कोई बच्चा भी जितने मर्जी रट्टेबाज है, आप रट के ये पैराग्राफ नहीं लिख सकते, लेकिन आप बेनिफिट्स ऑफ सीपैक रट सकते हैं, एसेंशियल्स ऑफ डेमोक्रेसी आप रट सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, उसको आप रट सकते हैं. क्योंकि ये लिखने के लिए और लिखवाने के लिए आपको खुद नैरेटिव राइटिंग आनी चाहिए. ठीक है, आपको इंग्लिश के ऊपर कमांड होनी चाहिए. हम बच्चे को, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 महीने में ऐसे पढ़ाऊंगा, तो 1 महीने में कैसे एक बच्चा जिसकी ग्रामर तक ठीक नहीं है वो कैसे ऐसे सीख सकता है. इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ते रहते हैं. ऐसे कभी भी लिखना, तो राइटिंग के ऊपर फोकस करना है. ये देखो ना, ये क्या है, ये गुफ्तगू हो रही है ना, तो लेकिन फर्क क्या है, आपको आदत है डेमोक्रेसी हैज 3 कंपोनेंट्स. फर्स्टली इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस. बात तो अभी देखिएगा किधर आती है. कहानी कहां से शुरू हुई कि एक बंदा है, उसके 2 एक्स एम्प्लॉयर्स हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए, वो जा रहे हैं, वो उसको कहता है साइड पे पुल करो और मैंने तुमसे क्या करनी है, सवाल करना है, बात करना. अब यहां से आगे पढ़ू जी. आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. ऑल राइट, आगे क्वेश्चन मार्क है. यस सर, आई सेड. ये देखो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ते हो ना, लेकिन उनको राइटिंग में किसने इस्तेमाल करना है. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है ना, और क्या चल रहा है. ठीक है. आई सेड, Belram, Mr. Ashok asked, how many planets are there in the sky? I gave the answer as best I could. Belram, who was the first Prime Minister of India? And then Belram, ये बंदे का नाम है Belram. What is the difference between a Hindu and Muslim? And then what is the name of our continent? Mr. Ashok leaned back and asked Pinky madam, did you hear his answers? Was he joking? She asked. And my heart beat faster as it did every time she said something. No. That's really what he thinks the correct answers are. यानी कि उसने कुछ जवाब दिए होंगे, वो जवाब कुछ स्टूपिड किस्म के होंगे, तो वो उसको पूछ रहा होगा कि तुम्हें समझ आ रही है ये क्या कह रहा है. वो कह रही है मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही. वो कहता है ये तो बिल्कुल ही कोई बुलशिट किस्म की बात कर रहा है. She giggled when she heard this, but his face, which I saw reflected in my rear view mirror, was serious. औरत हंस रही है, लेकिन जो बंदा मुझसे सवाल पूछ रहा था वो उसकी शक्ल क्या है, सीरियस. अब सुनिएगा. The thing is, he probably has what 2-3 years of schooling in him. He can read and write, but he doesn't get what he's read. He is half baked. The country is full of people like him. I will tell you that we entrust our glorious parliamentary democracy. He pointed at me to characters like these. That's the whole tragedy of this country. वो कह रहे हैं कि जो बंदा ये जवाब नहीं दे सकता कि हमारे इस कुर्रा अर्ज का जिसमें हम रहते हैं इसका नाम क्या है, इस मुल्क का फॉर एग्जांपल पूरा नाम क्या है, इस मुल्क की पार्लियामेंट का क्या नाम है. अब मैं उसको थोड़ा और ट्विस्ट दे रहा हूं कि उस मुल्क की पार्लियामेंट का नाम क्या है, इस मुल्क का सदर कैसे मुंतखब होता है, इस मुल्क में इलेक्शंस कब होते हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या है, उसके आर्टिकल्स कितने हैं. वो कह रहा है कि एक ये बंदा और एक इस जैसे वो लाखों हजारों जिनको अलिफ बे का पता नहीं है,
इन लोगों की वजह से हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या है, ये हाल है। समझ आई बात की? तो अब इसी चीज को जरा उल्ट तरीके से लिखूं या बोलूं, डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। प्लीज नैरेटिव राइटिंग के बगैर, जैसे आप रूटीन में लिखते हो, अपनी अपनी कॉपियों में 3-4 लाइनें लिखें कि डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। जल्दी कीजिए, शाबाश, जल्दी कीजिए। ये स्टोरी टेलिंग नहीं करनी प्लीज। जैसे आप लिखते हो ना, या लिखते वैसे ही लिखे आप, ताकि इधर हमें अंदाजा हो कि एक बात करने के भाई मुख्तलिफ स्टाइल हो सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर टू यू गाइस? इज इट अंडरस्टैंडेबल? जो ये इस पूरा पैराग्राफ पढ़ के, जो मुशक्कत करके हमने इससे सीखने की कोशिश की है। जी, डेमोक्रेसी एंड मैस इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर। तो ज्यादा पैराग्राफ का तो हमारे पास टाइम नहीं है ना, वो तो लंबा हो जाएगा। आप 4-5 लाइनें लिख लीजिए, ताकि हमने तो चावल ही टेस्ट करने हैं ना, क्या ख्याल है? पूरी देग तो नहीं खाएंगे ना, ताकि आपको पता लगे कि यार यही बात को एक स्टोरी की शक्ल में भी किया जा सकता। कल को आप ऐसे का पेपर कर रहे हो, आप यहां से शुरू करो कि असलम जो है वो लाहौर से सरगोदा जा रहा था, डाइवो बस में बैठा हुआ था, तो उसके साथ एक बंदा बैठ गया। उसने उससे पूछा, हाँ जी कैसे हो? उसने कहा मैं बड़ा बेहतरीन हूं। उसने अचानक से कहा, भाईजान किराए बड़े ज्यादा हो गए। ये मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाएं, ये मैं आप लोगों को वैसे ही जरा, क्या हो रहा है, किराए बड़े बढ़ गए। कहता है यार मैंने उससे पूछा कि किराए क्यों बढ़ गए। उसने कहा यार इस मुल्क की जो ना सियासी हुकूमत या जमहूरियत, ये हमें ना फ्रूट्स नहीं दे रही। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम टैक्स देते हो, क्या तुम सिग्नल पर खड़े होते हो, क्या तुम कानून की पाबंदी करते हो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारियां बतौर शहरी पूरा करते हो, क्या तुम सफाई का ख्याल रखते हो? तो उसने कहा नहीं मैं तो ये नहीं रखता। तो वहां से आपने फौरन ही साथ बता देना है कि जेंटलमैन, दैट इज द डायलेमा ऑफ आवर डेमोक्रेसी। आवर सिटीजन वांट्स राइट्स, आवर सिटीजन वांट्स द गुड गवर्नेंस विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इनटू द गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो जी जमहूरियत जो है वो गवर्नेंस के बगैर नहीं चल सकती। शाबाश, जल्दी कीजिए। जी, कोई भी बच्चा ऑन कैंपस जो बैठे हैं, अगर किसी ने 2-3-4 लाइनें लिख ली हैं तो वो मुझे पेज दे दें, ताकि मैं सबकी सहूलत के लिए पढ़ दूं। और प्लीज इसमें वो शर्माने घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि नथिंग यहाँ पे परफेक्शन प्रोफेक्शन की बातें नहीं हो रही। हमारी तो वर्कशॉप का एम ही है कि जो कुछ सीखा हुआ अल्लाह का नाम है उसको भूल जाओ। ठीक है, सेल्फ सेल्फ स्टडी, अपना अपने अपनी सेल्फ एजुकेशन कीजिए इन चीजों के लिए आपको। ले जी, ये एक स्टूडेंट है, इनका मैं पढ़ने लगा हूं। डेमोक्रेसी एंड मैथ्स इलिटरेसी कैन नॉट गो टुगेदर, यानी कि जहालत या एक नाख्वानदगी और जमहूरियत ये इकट्ठे नहीं चल सकते। Democracy is the rule of people elected by the people. The most important thing to establish the democracy is to increase the literacy rate. Democracy cannot be successful by electing the illiterate and uneducated people. Trust me, neither I know all of you, nor I am in direct contact with you guys right now. But I can guarantee you कि अभी आप Facebook पे पोस्ट करें अपने 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 ओके, ये ऐसे मैं लिख रहा हूं या ये पैराग्राफ लिख रहा हूं, अगर 80 नहीं 99% लोगों का राइटिंग स्टाइल क्या निकलेगा, यही निकलेगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कि इसी तरह ही हम लिखेंगे। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, वी आर ट्राइंग टू लर्न कि सेम बात जब आप नैरेटिव स्टाइल में करते हो तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टोरी डेवलप करना पड़ेगा। डन होगी बात? तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन थी किस चीज की, कि नैरेटिव राइटिंग क्या होती है। अब समझ आ रही है वो क्यों कहता है कि मेक श्योर
यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, आर्ग्यूमेंटेशन, नैरेटिव, क्योंकि यार उसको थोड़ा पढ़ने में आप इंगेज तो करो ना, थोड़ा उसको थोड़ा खुश तो करो, थोड़ा उसको ट्रीट तो दो कि मेरे पेपर पे रुको भाई। है अगर उसके सामने वही आ रहा है सारा रटा रटाया काम, तो वो बेचारा फिर मजबूर हो जाता है कि वो आपको क्या करता है, फेल करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको क्लैरिटी आई है, आप लोगों ने जो लिखा हुआ है वो भी तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता है, या कोई बच्चा जिसने बहुत अच्छा या क्रिएटिव, अच्छे से मुराद क्रिएटिव, डिफरेंट लिखा है, या मेजॉरिटी बच्चे एग्री कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है? बिल्कुल ठीक है, जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा थोड़ा सा मैं ना 2-3 लाइनें अगली भी उस पैराग्राफ की पढ़ देता हूं, जो व्हाइट टाइगर का मैं पैराग्राफ पढ़ रहा था। वो कहते हैं, मी एंड थाउजेंड ऑफ अदर्स इन दिस कंट्री लाइक मी आर half baked because we were never allowed to complete our schooling. Open your skull, look in with a pen light, and you will find an odd museum of ideas. Sentences of history or mathematics remembered from school textbooks. Sentences about politics read in the newspaper while waiting for someone to come to an office. Triangles and pyramids seen on the torn pages of old geometry textbooks, which every tea shop in this country uses to wrap its snacks. वो कह रहा है कि जो कुछ स्कूलों में पढ़ा उसको लगाया रट्टा, कभी ट्रायंगल बनाना सीख लिया, कभी पिरामिड बनाना सीख लिया, कभी कुछ बना लिया, और उनका हो क्या रहा है, उनसे शऊर तो नहीं आया। तो उनके ऊपर कोई बंदा पापड़ी छाबड़ी लगा के कोई समोसे बेच रहा है, कोई पकौड़े बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो आई हैव मोर पैराग्राफ्स, बट ये एक जो है ना, ये एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन हो गई कि हम अपनी बात को कैसे कर सकते हैं। अब आइए CSS के लिखिए। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देने लगा हूं कि CSS के अंदर वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर वाजे वाजे इवन जो आप में से ले मैन है उनको भी पता है कि ये सवाल CSS का हिस्सा है। वहां जहां क्या इस्तेमाल हो सकती है, नरेशन। ये मेरा ख्याल है मैं मिटाता नहीं हूं ताकि आपको ना ये भूले नहीं। सवाल आता है, सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम नेशनलिज्म में क्या रोल प्ले किया है? पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, पाकिस्तान अफेयर्स। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, काफी ज्यादा बच्चों ने मैसेजेस किए कि सर जी ऐसे की क्लास कब होगी, आप ऐसे पढ़ा रहे हैं तो ऐसे की क्लास कब होगी? तो ये उस चीज का जवाब है कि जब आपको लिखना आता है ना, तो फिर राइटिंग ऐसे की कोई जगीर नहीं है। राइटिंग 1200 नंबर में फारसी में तो नहीं लिखना ना, 1200 नंबर में क्या है, इंग्लिश लिखनी है। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी लिखनी आती है तो पाक अफेयर्स वाले ने कहां लिख के रखा हुआ है कि बराए मेहरबानी मेरे पेपर में अच्छा मत लिखना, मैं माइंड कर दूंगा। कहीं पढ़ा हो आपने, पाक अफेयर वाले उस्ताद ने लिख के भेजा कि ना 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 ना, यहां पर खूबसूरत मत लिखना, मना है। करंट अफेयर वाले ने पेपर पर ही लिख दिया हो कि ना जानी ना, जो ऐसे में लिखा था वो भूल जाओ, वो तो ऐसे का हो गया, इधर आते हुए ऐसा काम नहीं करना, गुनाह कबीरा हो जाएगा। अब देखिएगा इसका जवाब नैरेटिव राइटिंग से कैसे हम शुरू करते हैं। ठीक है, ऑन अ ड्रेडफुल डे, कब हुई थी जंग आजादी स्टार्ट? ओहो, मैंने डे पूछा है, साल तो मुझे भी पता है, चले जो भी था। ऑन अ ड्रेडफुल डे ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 10th जुलाई 1957, ठीक है, इन नागपुर, इन जहां भी, ओ यार खैर हो गई है, कोई बात नहीं है, माफी दे दो भाई, इन नागपुर, ठीक, 4 Indians have captured a Britisher and beating him like hell.
और इधर से आपने बरामद करा देना है किसको, सर सैयद अहमद खान को, कि एक बाबा जी आते हैं या एक यंग मैन आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, वो इन चारों जो इंडियंस हैं उनसे इसको क्या करता है, बचाता है और उनको बताता है कि पाकिस्तान या आजादी हासिल करने के दो तरीके हैं, वन इज मिलिटेंसी एंड द अदर इज एजुकेशन. So the militancy has been used by our ancestors so many times and it couldn't succeed. So we have to look a new definition, a new arena or a new horizon for our freedom and our empowerment. ठीक है, और उधर से आप शुरू कर दें आगे जो आप रट के गए हुए थे कि जनाब अलीगढ़ मूवमेंट बना दी है, तो वो क्या कर दी अपना ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज जो है, ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट बना दी जी, पॉलिटिक्स नहीं करनी, एजुकेशन की तरफ आना है, ठीक है, आपने जनाब गोरे के साथ क्या बना के रखनी है, रीअप्रोचमेंट करके रखनी है. कितना को टाइम लगेगा, कितना को फर्क पड़ता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं. फ्रीडम मूवमेंट से दूसरी एग्जांपल लिखिए. वो कहता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. इसने कैसे पाकिस्तान को बनाया, तनकीदी जायजा पेश कीजिए. यहां मैं अपनी बात नहीं करना चाहूंगा. अब्दुल्ला हुसैन का पता है आपको, जो नॉवेलिस्ट हैं अब्दुल्ला हुसैन, उनका एक बहुत जबरदस्त नॉवल है, उर्दू में उसको कहते हैं उदास नस्लें और इंग्लिश में उसका नाम है द वेरी जनरेशंस. द वेरी जनरेशन, WEARY. वो पता क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को लिखने के लिए ना एक प्लॉट बनाते हैं. प्लॉट सुनिएगा क्या है. वो कहते हैं कि जो लाहौर का मंटो पार्क है ना, वहां पर रेड कारपेट से फिल्थी रिच एलीट बैठी है, उनके अपना ग्लेजिंग एंड ग्लेरिंग क्या है, कपड़े हैं, ठीक है, और आगे वो कहता है कि उनके आगे कौन बैठे हुए हैं, पीपल बैठे हुए हैं, कॉमनर्स बैठे हुए हैं, लाइक शीप्स. और वो करने क्या आए हैं, दे आर आफ्टर द फ्रीडम. द स्पीचेस वर इन इंग्लिश, the speeches were in English, and those gentlemen sitting in front of them could not even understand Urdu properly, and they were chanting the slogans, बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और आगे वो अपनी पंच लाइन मारता है. वो कहता है कि मुल्कों में जब भी आजादी आती है तो एक एलीट होती है और उनके पीछे मैसेज होते हैं, और एलीट जो होती है वो मैसेज को एक नैरेटिव देती है. क्या देती है, नैरेटिव, नैरेटिव ऑफ फ्रीडम. तो पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव है ये कब शेप हुआ, इन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1940. समझ आ रही बात की. सर आपने जो 6-10 हेडिंग्स को रटा लगाया हुआ है वो अपनी जगह पर कायम है, मैं उसको बिल्कुल भी छेड़ने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि उस पर आप नॉन निगोशिएबल है ना, उधर आप नहीं निगोशिएट नहीं कर सकते. लेकिन उसको लिखने का जो आपका स्टाइल है, क्या आप ये चीज अडॉप्ट कर सकते हैं. अब सोचें कि आखिरी दफा जिंदगी में कभी ना कभी किसी नॉवल को, किसी मूवी को, किसी स्टोरी को, किसी अखबार में क्या आपने इससे मिलती जुलती स्टोरी पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई. जरूरी नहीं हर चीज में जमहूरियत और फ्रीडम मूवमेंट ही आया हो, कहीं पर टेररिज्म डिस्कस हुआ होगा, कहीं पर कोई जिंदगी का मीनिंग समझा रहा होगा. ठीक, ये आपको जो CSS में बड़े मशहूर नॉवल आप पढ़ते हो कौन कौन से हैं, जी जी जी, पोलो कोलो के कौन कौन से नॉवल पढ़ते हो, अल्केमिस्ट, और ये तो भाई उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ जो डिस्कोर्स है वो यूज हुई है. तो जब वो पढ़ रहे थे तो अगर पहले ही पता होता कि डिस्कोर्स एक फॉर्म होता है, अपना नरेशन एक फॉर्म होती है, तो आप उसका वही पैराग्राफ 10 दफा लिख के तो आप सीख ना जाते कि नरेशन किसको कहते हैं.
मेरी बात समझ रहे? तो आज के बाद भाई कोई भी ऐसी चीज पढ़ो, ठीक है, तो उसको समझे, उसकी बनतर को समझे, और उसमें से देखें कि क्या प्लॉट थीम है या नहीं है। क्या इसमें भी एंड पे हम कहां पर आए? ये थीम था ना कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने मुसलमानों के लिए किसका रास्ता खोला? आजादी का रास्ता खोला, ऑब्जेक्ट या लाहौर रेजोल्यूशन। सिर्फ आपने उसको बयान करने के लिए क्या किया? यू ऑप्टेड फॉर अ स्टोरी टेलिंग मेथड। डन। इसी तरह करंट अफेयर्स में जी, करंट अफेयर्स में अभी इस दफा सवाल आ भी सकता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है ये चल रही है, तो आप इसके इम्पैक्ट्स बताए दुनिया पर और पाकिस्तान पर, ठीक है, या इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स जो इसके इर्द गिर्द क्या है डेवलप हो सकती है। रोज अखबार भी पढ़ रहे हो आपका, आजकल इसके बारे में भी आप पढ़ रहे हो, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट इन नैरेटिव स्टाइल, और क्लासरूम में शुरू कर लो यार। कि कल कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लास में उस्ताद और टीचर में, अपना शागिर्द में क्या हो गया? मुकालमा हो गया। उस्ताद ने कहा कि जंग जो होती है वो इनएविटेबल होती है, शागिर्द ने कहा कि पीस भी जो है वो डिजायरेबल होता है। उस्ताद ने ये कहा, शागिर्द ने ये कहा, और एग्जाम्पल के तौर पर उसने क्या दे दी? रशिया यूक्रेन वॉर। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं कि रशिया यूक्रेन के क्या हैं इम्पैक्ट्स, क्या है, और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या चीजें। ठीक, ये भी एक स्टाइल है। एक और स्टाइल भी बना दो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहा था। आप ये बताओ शुरू कहां से करो? अच्छा, इसकी हिस्ट्री अगर आपको पता होगी ना तो फिर नैरेटिव राइटिंग करना और आसान है। मसलन आप बताते हो कि 1 अगस्त 1974 को ये हुआ। अब ये स्टोरी चल रही है, 1989 में ये हो गया, 2001 में ये हो गया, 2013 में ये हो गया, और 2014 में ये हो गया, और 2023 में ये हो गया। ये सब कुछ जो है, ये जो हुआ है, ये सब कुछ इस सारी चीजों का क्या है? नतीजा है। लिहाजा अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इसके इंपैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पैराग्राफ इंट्रोडक्शन खत्म। मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। और अक्सर औकात मैं भी और भी टीचर आपको एक मशवरा देते हैं अक्सर कि जब भी किसी चीज की तारीख बयान करनी हो ना, तो एक फ्लो चार्ट बना दिया करें। ठीक है। मसलन आप करंट अफेयर्स के सवालों में एक टेक्निक यूज किया करें कि अगर आपको 2023 का कोई वाकया बयान करना है, लेकिन आपको लगता है कि उसमें तारीख का बयान होना जरूरी है, तो बजाय आप 36 पैराग्राफ लिखें, जिसको आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हो, उसकी बजाय आप ये भी तो कर सकते हो। ये मेथड भी टाइमलाइन मेथड इसको कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल, कि 1975 में ये हुआ, 1976 में ये हुआ, और करते 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 आप कहां तक आ जाते हो? यहां तक आ जाते हो। ये भी तो आपने क्या किया है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सीरीज ऑफ इवेंट्स को आपस में क्या किया है? कनेक्ट किए। और जब इसी को बयान करो तो आगे इसको किस में लिख दो? स्टोरी टेलिंग में। ये क्या हो जाएगी? समझ आ रही बात की? तो सर जो राइटिंग है ना, राइटिंग जो डिस्कोर्सेस हैं, फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश एसे, दे आर फॉर 1200 मार्क्स। इस्लामियात की एग्जाम्पल है। कितने वाकयात मौलवियों के मुंह से सुन चुके हो आप कि एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, एक यहूदी आ गया, एक ईसाई आ गया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इधर अपनी इबादत करना चाहता हूं, लेकिन ये फला बंदा जो आपका बैठा है ये कह रहा है कि मस्जिद सिर्फ किसकी इबादत गाह है? मुसलमानों की है। तो आप कोई हुक्म सादर फरमाइए, मैंने सुना है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो आगे से प्रॉफिट ने जवाब दिया कि ये मस्जिद जो है ये तमाम अपना लोगों के लिए,
तमाम जगहों के, अपना तमाम मजहब के, तमाम मसलक के जो लोग हैं उनके लिए ये क्या है, ये रहमत की अबोर्ड है। इट इज अबोर्ड ऑफ जो एक पीस एंड टॉलरेंस है। तो यू आर अलाउड, ये आपकी मस्जिद है, इनको जगह दीजिए। और नीचे साबित क्या कर दिया कि बेशक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन है, या वो तमाम मज़ाहिब की इज्जत करने का क्या देते हैं, दर्स देते हैं। लेकिन चूंकि हमने किताब में पढ़ा ही इसको कैसे कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, हॉली प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ पीस, फला फला फला, बस आयत लिखी, खत्म। सवाल आता है ना कि हॉली प्रॉफिट एज अ पीस मेकर, तो कितने वाकयात सुन चुके हैं आप आज तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइफ का वाकया है, यकीन कीजिए आपको नैरेटिव राइटिंग आती है ना, कभी आजमा के देखिएगा इस्लामियात के सवाल में, ताइफ का जो वाकया है उसको लिखना शुरू कीजिए नरेशन में, किसमें, स्टोरी टेलिंग में, और एंड पर कंक्लूजन निकालिए कि हॉली प्रॉफिट जो थे उनमें बर्दाश्त थी, उनमें टॉलरेंस था। तो मैं देखता हूं एग्जामिनर कैसे नंबर नहीं देता, क्योंकि मुझे यकीन है कि उसके सामने अगर 100 पेपर आएगा ना, तो अब आप ये फैसला कर लीजिए कि उनमें से कितने लोगों का राइटिंग स्टाइल नैरेटिव होगा और कितने लोगों का राइटिंग स्टाइल कोई होता ही नहीं, वो एक ही होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं और वही हम जाके छाप आते हैं। ये मेरी बात आप फॉलो कर रहे हैं? जेंडर स्टडीज किस बच्चे का है? सबको पता है कि उसमें केस स्टडीज है, मलाला यूसुफजई, शर्मीन उबैद चुनाए और मुख्तारा माए, ठीक है, वो उनको बयान ही कैसे करना चाहिए नरेशन पे। आप बताएं कि जी फलां दिन फलां सूबे में फलां जिले में एक पंचायत बैठी हुई थी और वो भाई के जुर्म का बदला किसको देती है, बहन को देती है, और बहन को जो है वो लोग रेप कर देते हैं, और उसके बाद ये हो जाता है वो हो जाता है, ठीक है, और एंड पे बता दीजिए कि मुल्क में वायलेंस और खवातीन को रेप करना ये आम हो चुका है, और उस बीबी ने इस सारी चीजों को हाईलाइट किया, और उसके बाद मुल्क में ये हुआ और कहानी खत्म। पाक अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे, जेंडर, इस्लामियात। और अभी मैं आपको जितनी मेरे पास, हम मतलब अगर इसको लंबा खींचना चाहे ना, तो मैं आपको बकायदा इसके पूरे पूरे पैराग्राफ भी बता सकता हूँ कि किस किस क्वेश्चन में आप क्या क्या कर सकते हो। डन होगी बात जी? तो ये होती है स्टूडेंट्स नैरेटिव राइटिंग, ठीक है। आई होप हमारा मकसद इस वर्कशॉप का आपको नैरेटिव राइटिंग सिखाना नहीं है, क्योंकि इट टेक्स टाइम। मकसद है आपको जस्ट टू मेक इट फेमिलियर टू यू कि भाई नैरेटिव राइटिंग अगर आप, या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग आपको करनी आती है ना, यकीन कीजिए उसका पैराग्राफ लिखेंगे ना आप आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का, उसकी बनतर ही अलग होगी, उसमें बंदे का मिजाज ही क्या होता है, अलग होता है। और जब आप ये लिखोगे तो आपका मिजाज ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसीलिए फिर जब पेपर पे लिखोगे भी आप, तो पेपर पे भी फिर पैराग्राफ जो होंगे ना, वो एक बड़े खूबसूरती की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेंगे। डन हो गया जी? आई होप कि इट हेल्प्स एवरीवन। और वो लोग खास तौर पर जो सेल्फ राइटिंग, अपना सेल्फ गाइडेंस चाहते हैं ऐसे में, ठीक है, जो चाहते हैं कि हम अब इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या कुछ भी इस तरह का है, तो आप खुद से भी अगर ये चीजें करना शुरू करोगे ना, तो फिर आप इंग्लिश ऐसे को टीचर को तब ज्वाइन करोगे जब आप एक उस लेवल पर पहुंच चुके होगे जब आपको उससे जाके एबीसी पढ़ने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप जाएंगे और आप अपना काम उसको एवेल्युएट कराएंगे, ना कि आप वहां पर जाके ये पूछने जाएंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे और ब्ला ब्ला। गॉट इट? समझ आ रही है? और खास तौर पर वो बच्चे जो जिनका बिगनिंग है, जो स्टार्टर हैं, ठीक है, उन बच्चों को मैं कहूंगा कि बजाय आप कंफ्यूजन का शिकार हो, पहले अपनी मदद आप कीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कल हमने डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपोजिटरी दोनों को इसी तरह पढ़ने, दोनों के इसी तरह मैं आपको पैराग्राफ या पीसेस वो दूंगा, और फिर हम यहीं इसी तरह स्टेटमेंट्स लेंगे, ठीक है, और फिर हम उनके अंदर रह के करेंगे। डन होगी बात? चले जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई होप कि दिस 1 आवर जो है या 40 मिनट्स जो है ये आपके जो है ये जाया नहीं जाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू।